हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे नेक्रोसिस के, जो हमने सीरीज चालू की थी। राइट, पैथोलॉजी की जो कंप्लीट रॉबिन्स रीडिंग की जो सीरीज चालू की थी हमने, तो उसमें हम हाइपरट्रॉफी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज द नेक्रोसिस। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्रोसिस के बारे में। तो सबसे पहले नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या है? इट इज एन पैथोलॉजिक प्रोसेस विच दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सीवियर इंजरी। राइट, तो पैथोलॉजी का प्रोसेस है जो कि कॉन्सिक्वेंस है किसका? सीवियर इंजरी का कॉन्सिक्वेंस है। तो नेक्रोसिस दैट इज द मेन कॉज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूड लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई दैट इज कॉल्ड एज इस्टीमिया, और एक्सपोजर टू द microbial toxins or burns or other form of chemical and physical injury. So these are the factors that responsible for the necrosis. तो क्या हो गया? इस्टीमिया हो गया, एक्सपोजर टू द माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हो गया, बर्न्स हो गया, अदर फॉर्म ऑफ केमिकल एंड फिजिकल इंजुरीज हो गया। राइट, तो ये सारी चीज़ हो गई। एंड अनयूजुअल सिचुएशन, तो इसमें अनयूजुअल सिचुएशन में क्या होता है? राइट, तो एक्टिव प्रोटीज जो होते हैं सेल के बाहर लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, मतलब एक्टिव प्रोटीज लीक आउट ऑफ द सेल एंड दैट डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू, दैट इन एग्जाम्पल इन पैनक्रियाटाइटिस। राइट, तो ये सारी चीज़ हो गई। ऑल ऑफ दिस इनिशिएटिंग ट्रिगर्स लीड टू द रिप्लेसेबल डैमेज, दैट तो डैमेज ऑफ न्यूमरस सेलुलर कंपोनेंट। तो ये जो है रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है सेल को। सो नेक्रोटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीनेचुरेशन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स, दैट इज लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट टू द डैमेज मेम्ब्रेन, लोकल एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द हेल्दी लिथियली इंज्योर्ड सेल। तो नेक्रोसिस में क्या होता है? एक तो सबसे पहले डीनेचुरेशन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स हो जाता है, फिर लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट इज आउटसाइड द सेल। राइट, तो डैमेज मेम्ब्रेन की वजह से, अब ये डैमेज मेम्ब्रेन की वजह से अगर बाहर कोई सेल के बाहर अगर इन कंटेंट आ रहा है उसका, राइट, तो क्या होता है? इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है और फिर इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा, जो कि एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन एब्सेंट होता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ये हमने पहले वीडियो में देखा है। राइट, तो ये सारे लोकल इन्फ्लामेशन, उसके बाद एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लिथियली इंज्योर्ड सेल, तो ये सारी चीज़ें जो होती है नेक्रोसिस का कैरेक्टराइज है। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद व्हेन द डैमेज टू द मेम्ब्रेन इज सीवियर, तो जब डैमेज मेम्ब्रेन टू द सीवियर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है? लाइसोसोमल एंजाइम ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और डाइजेस्ट द सेल। अब कोई भी मेम्ब्रेन का अगर ये होता है तो साइटोप्लाज्म जो मतलब लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं सेल को, सीधी बात। उसके बाद अभी जो सेलुलर कंटेंट होते हैं आल्सो लीक थ्रू द डैमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वेयर दे इलिट द होस्ट रिएक्शन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन। तो नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होती है बट एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, राइट, तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि सम ऑफ द स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द इंज्योर्ड सेल्स सच एज कॉल्ड एज डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स। राइट, सो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स में क्या आता है? इंक्लूड्स एटीपी दैट इज रिलीज फ्रॉम द डैमेज इन माइटोकॉन्ड्रिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ डीएनए और न्यूमरस अदर मॉलिक्यूल दैट आर normally confined within the healthy cells but those release as the indicator of the severe injury। अगर ये रिलीज हो रहे सेल से, यूरिक एसिड हो गया या फिर एटीवीज हो गया या फिर न्यूमरस अदर मॉलिक्यूल्स, तो ये अगर है तो कोई भी सीवियर इंजरी, सेल इंजरी की वजह से यही रिलीज होते हैं। नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं सेल में बट कोई इंजरी की वजह से वो रिलीज हो जाते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स आर रिकग्नाइज बाय द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द मैक्रोफेजेस एंड मोस्ट ऑफ द ट्रिगर्स फैगोसाइटोसिस। तो ये जो होते हैं मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ट्रिगर कर देते हैं मैक्रोफेजेस को एंड फैगोसाइटोसिस के लिए of the debris and production of cytokine that induce inflammation। तो इन्फ्लामेशन को इंड्यूस कर देते हैं। अब इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रोड्यूस मोर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब इन्फ्लामेटरी सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस मोर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन लीड टू द क्लियरेंस ऑफ द नेक्रोटिक सेल। अब इन नेक्रोटिक सेल का क्लियरेंस कैसे होता है? एक तो नॉर्मली इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम करते हैं, उसके बाद जो मैक्रोफेजेस है वो भी फैगोसाइटोसिस कर देती है और एंजाइमेटिक डाइजेशन भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो होता है वो कर देती है क्लियरेंस ऑफ द नेक्रोटिक सेल। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखते हैं नेक्रोसिस में दिखता क्या है। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसमें जो दिखता है सबसे पहले तो इंक्रीज इओसिनोफिलिक। राइट, तो नेक्रोसिस अगर आपको समझ में आना है तो उसमें इओसिनोफिल बढ़ जाते हैं, मतलब जो होते हैं पिंकिश जो इओसिन का कलर होता है तो उस कलर में वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंक्रीज इओसिनोफिलिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। उसके बाद नेक्रोसिक सेल में हैव ग्लासी होमोजेनस appearance related to the normal cell, right, mainly as a result of the loss of glycogen particles. When the enzymes have digested cell organelle, the cytoplasm become vacuolated and appears moth eaten। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जब अब कोई भी डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हो गए, डाइजेस्टेड हो गए, साइटोप्लाज्म बिकम वैक्यूलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मतलब
मॉथ ईटन अपीयरेंस उसमें दिखता है, तो ये एक याद रख लीजिएगा, मॉथ ईटन अपीयरेंस किस में दिख रहा है, तो अपीयर्स मॉथ ईटन, तो ऐसी चीज़ हो गई। उसके बाद तो डेड सेल मे रिप्लेस बाय द लार्ज होल फॉस्फोलिपिड प्रेसिपिटेट दैट कॉल्ड एज माइलिन फिगर्स। तो यहाँ पे डेड सेल जो होते हैं, डेड सेल की जगह माइलिन फिगर्स बढ़ जाते हैं। माइलिन फिगर्स मतलब ऐसे सर्कुलर एक फिगर्स होता है, तो उन्हीं को माइलिन फिगर्स कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम से बने हुए होते हैं। तो यही है, डेड सेल्स में भी रिप्लेस बाय द लार्ज रोल फॉस्फोलिपिड प्रेसिपिटेट ऑफ माइलिन फिगर। तो फॉस्फोलिपिड से बना है, कैल्शियम से बना हुआ माइलिन फिगर्स होता है, ये ऐसे सर्कुलर इस तरीके से ये माइलिन फिगर्स होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई, विच आर आइदर फैगोसाइटेड बाय द अदर सेल और फर्दर डिग्रेडेड इनटू द फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड का फिर से कैल्सिफिकेशन होता है, रेसिड्यू रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम रिच प्रेसिपिटेट्स का डिपोजिशन होता है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद जो है, तो नेक्रोसिस में हमें यहाँ पे जो न्यूक्लियर चेंजेस में दिखते हैं, तो ये 3 न्यूक्लियर चेंजेस दिखते हैं, राइट। तो अगर ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होता तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नॉर्मल सेल होती है, राइट। अब उसमें एक होता है पिक्नोसिस, तो उसमें क्या होता है कि उसका न्यूक्लियर का साइज स्मॉल हो जाता है, राइट। तो नॉर्मली अगर ये देखिए तो ये बड़ा है बट ये छोटा हो गया, तो न्यूक्लियर साइज डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पिक्नोसिस। तो ये चीज़ हो गई। अब कैरियोरेक्सिस, अब यही जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल साइज हो गया, तो उसके ब्रेक डाउन हो गया, तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये दिख रहा है आपको डायग्राम, दैट्स कॉल्ड द कैरियोरेक्सिस, रेक्सिन ब्रेक डाउन, तो ये हो गया। अब ये जो ब्रेक डाउन है वो और ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट्स कॉल्ड कैरियोलाइसिस। तो सारी चीज़ हो गई, तो पिक्नोसिस, कैरियोलेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। तो पी केस और के पी ए के, तो इस तरीके से याद रख लीजिए। लाइसिस सबसे लास्ट में होगा, तो कैरियोलाइसिस, बीच में होगा कैरियोरेक्सिस और पिक्नोसिस। तो इस तरीके से याद रख लीजिए, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं कि अल्दो द पॉइंट, तो ये तो नॉर्मल है कि उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट दिया नहीं हो। अल्दो द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एट विच द डैमेज बिकम इरिवर्सिबल एंड स्टिल इट इज स्टिल लार्जली डिफाइंड एज, तो ये जो होता है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कब है, जब नॉर्मली सेल अगर कोई है, अगर ज़्यादा डैमेज हो गया, राइट, तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए किसी सेल का, तो वो जो होता है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, राइट। तो 2 फिनोमेना कंसिस्टेंटली कैरेक्टराइज बाय द इरिवर्सिबिलिटी। तो अब ये जो इरिवर्सिबिलिटी कहाँ से डिटरमाइन करते हैं कि भाई सेल इरिवर्सिबल डैमेज हुई है या ना हुई है, तो इसमें 2 जो मैकेनिज्म आते हैं, तो वो 2 से हम समझ लेते हैं कि सेल इरिवर्सिबल डैमेज है या नहीं है। अगर उसमें क्या होता है कि इनएबिलिटी टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, तो लैक ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर होता है एंड एटीपी जनरेशन अगर ये लॉस हो गया, तो वो जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, राइट। तो वहाँ से इरिप्लेसिबल डैमेज है, वो रिप्लेस नहीं हो सकता है, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो ये क्या था, दैट इज इनएबिलिटी टू रिवर्स द माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो अगर ये हुआ है तो वो जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद जो आता है दैट इज एन इवन आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल इंजरी, और उसके बाद जो प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस इन द मेम्ब्रेन फंक्शन, अगर मेम्ब्रेन में लॉस हो गया, राइट, तो मेम्ब्रेन कोई फंक्शन लॉस हो गया, तो वो भी एक होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो उसके बाद सेल रिटर्न नहीं आ सकती, ये सारी चीज़ हो गई। अब पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस, व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ सेल डाइज द टिश्यू और ऑर्गन इज सेड टू बी नेक्रोटिक, दस द माइटोकॉन्ड्रियल इन्फ्रैक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, राइट, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज नेक्रोसिस ऑफ द पोर्शन ऑफ द हार्ट दैट्स कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ मेनी myocardial cells. So necrosis of tissue has several morphological distinct patterns which are important to recognize because they are provide a clue about the underlying causes. तो ये सारी चीज़ें आप आगे भी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब ये तो देख लिया नेक्रोसिस का मतलब जो चीज़ें हमने ओवरऑल। अब देख लेते हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो ये याद रखनी है आपको। सबसे पहले जो सबसे मतलब हम टाइप देख लेते हैं, पहले आएगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस, उसके बाद आएगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, उसके बाद आएगा गैंग्रीन नेक्रोसिस या फिर उसको और केशियस नेक्रोसिस हो गया, उसके बाद फैट नेक्रोसिस आता है, फाइब्रोनेक्रोसिस नेक्रोसिस। तो ये सारे टाइप्स आते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। आपको नाम से क्या है, कोएगुलेशन, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स वगैरह है उसका कोएगुलेशन, तो उसमें क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस इन विच आर्किटेक्चर ऑफ द डेड टिश्यू इज प्रिजर्व्ड फॉर द स्पैन ऑफ एटलीस्ट सम डेज। तो ये याद रख लीजिएगा, आर्किटेक्चर किस पे मेंटेन होता है, राइट। तो आर्किटेक्चर जो मेंटेन होता है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में मेंटेन होता है, बट ये कब मतलब मेंटेन नहीं होता है, तो ये लिक्विफैक्टिव में मेंटेन नहीं होता है। तो ये उसके बाद अफेक्टेड टिश्यू हैव द फर्म टेक्सचर, तो फर्म टेक्सचर होता है। उसके बाद प्रिडोमिनेटली इंजरी डीनेचर ओनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन बट ऑल्सो एंजाइम्स। तो इंजरी जो कोई भी करती है तो ये क्या करती है, डीनेचर्स नॉट ओनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन और
किसको, एंजाइम्स को करती थी, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, प्रोटीलाइसिस ऑफ डेड सेल ये हो जाता है। तो उसमें क्या करता है, कोई भी इंजरी हो जाए तो उसमें दो काम करना बंद कर दे, एक तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वगैरह है वो, और एंजाइम्स। अब ये दोनों की वजह से फिर क्या होता है कि ये जो मतलब प्रोटीलाइसिस की जो मतलब प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, दैट इज ब्लॉक द प्रोटीलाइसिस ऑफ द डेड सेल। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि इंटेंसली इओसिनोफिलिक सेल दिखने लगते हैं हमें, विद अ डिस्टिंक्ट रेडिश न्यूक्लियर में परसिस्ट फॉर डेज और वीक्स। तो उसके वजह से क्या होता है कि नेक्रोटिक सेल जो होते हैं broken down by the action of lysosomal enzymes derived of the infiltrating glucoside and which also remove the debris from the dead cell by phagocytosis. Ischemia caused by the obstruction in vessels may causes coagulative necrosis supplied tissue in all organ except the brain, and that is localized area of coagulative necrosis that called it infarct. तो यही चीज़ कहना चाह रहा है, कोई भी मगर अगर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाए तो उसमें क्या होता है कि आर्किटेक्चर तो प्रिजर्व है, बट उसमें जो क्या है, नॉर्मली कोई भी इंजरी हो जाए सेल को, तो इंजरी की वजह से क्या होता है कि एक तो स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन है हमारे, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है तो एक तो वो इनिबिट हो जाएंगे, और उसके बाद जो दूसरा अच्छा एंजाइम, तो एंजाइम भी इनिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ब्लॉक प्रोटीलाइसिस ऑफ डेड सेल, तो ये होता है। बट प्रोटीलाइसिस हो गया तो मेम्ब्रेन एक तो मतलब आर्किटेक्चर इंटैक्ट रह रहा है, बट लाइजोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, वो मतलब डिग्रेड कर देते हैं जो सेल के अंदर के कुछ कुछ पार्ट है, तो उसकी वजह से जो नेक्रोसिस इसको कहते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद देख लेते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है, इट इज एन डाइजेशन ऑफ द डेड सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इनटू विस्कस फ्लूइड। तो राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज डाइजेशन ऑफ द डेड सेल रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इनटू द विस्कस फ्लूइड। राइट, तो इसी को हम कहते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो इट इज सीन द फोकल बैक्टीरियल और ओकेजनल फंगल इन्फेक्शन। राइट, तो यहाँ पे जो होता है वो नॉर्मल टिश्यू है, ये टिश्यू को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एट द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। नाम से समझ आ रहा है, लिक्विफैक्टिव, तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, टिश्यू जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एट लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो ये चीज़ हो गई। अब ये कब होता है, दिन फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन में होता है। राइट, बिकॉज द माइक्रोब स्टिमुलेट the accumulation of leukocyte and liberation of enzymes from this cell and this necrotic material frequently cream। अब ये क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी अगर ये क्या माइक्रोब्स क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट को अट्रैक्ट करते हैं। अभी ल्यूकोसाइट क्या करती है, एंजाइम्स रिलीज करेगी और एंजाइम फिर इसको डिग्रेड कर देंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ हो गई। अभी दिखता जो मटेरियल है वो दिखता है फ्रिक्वेंटली क्रीमी येलो, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स की वजह से क्रीमी येलो दिखता है। राइट, दैट इज कॉल्ड द पस फॉर्म, मतलब पस की तरह दिखता है। और ये जो मेजरली दैट इज ड्यू टू द हाइपोक्सिक डेथ ऑफ सेल विद इन सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफन मैनिफेस्ट लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो ये जो सबसे ज़्यादा दिखता है तो हमें दिखता है ब्रेन में। तो अगर ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है तो ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। तो यहाँ पे दिख रही है, अब डिसोल्यूशन हो गया टिश्यू का, तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है तो ये किडनी में दिखता है आपको मेजरली। राइट, तो सॉलिड ऑर्गन जो भी होता है, तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये वाला, तो ये वेज शेप जो है तो वो इन्फार्क्ट है। राइट, तो इन्फार्क्ट मतलब वही कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाला इसमें। अब ये भी ये डायग्राम अगर माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो उसमें क्या दिख रहा है कि इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट वगैरह दिख रहा है, तो ये जो है तो इस तरीके से ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस उसमें हो गया। राइट, तो उसके बाद गैंग्रीनियस नेक्रोसिस देखते हैं। गैंग्रीनियस नेक्रोसिस जो होता है कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। राइट, नॉट अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द सेल डेथ, बट इट इज अप्लाइड टू द लिम्ब। राइट, कोई भी अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, एंड लोअर मोस्टली इन द जनरली लोअर लिम्ब में होता है, बट अपर लिम्ब में भी हो सकता है। दैट इज हैड लॉस्ट ब्लड सप्लाई एंड अंडरगोइंग द नेक्रोसिस। अब कोई भी है, कोई इंजरी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ब्लड सप्लाई होता है वो हैम्पर्ड हो जाए, तो हैम्पर्ड होने पर क्या नेक्रोसिस हो जाता है उसकी वजह से। तो कॉल्ड है, तो अब ये गैंग्रीन में जो नेक्रोसिस होता है तो कॉल्ड है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो गैंग्रीन में जो नेक्रोसिस होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल टिश्यू प्लेन्स। तो व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सुपर इम्पोज more liquefactive necrosis because of the action of degradative enzymes in the bacteria attracted to the leukocyte and beta gangrene। अब नॉर्मली तो क्या होता है, कोई भी अगर गैंग्रीन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, डेड होगा, वो चीज़ें डाइजेस्ट होगी और उस तरीके से वो काम करेगा। बट अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या एंजाइम्स की वजह से डिग्रेड करने के लिए होगा, तो उसकी वजह से फिर जो आता है तो उसमें जो होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ज़्यादा होता है। अब उसके बाद देखते हैं केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस के में क्या होता है, राइट, तो ये जो था गैंग्रीनस नेक्रोसिस। उसके बाद देखते हैं केसियस नेक्रोसिस, तो उसमें क्या होता है, इन फोका ऑफ द ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। अगर ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो हमें दिखता है कॉल केसियस नेक्रोसिस दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि टर्म केसियस मतलब क्या होता है, चीज़ लाइक चीज़ जो होता है हमारा। राइट,
तो इट इज़ केसियस मतलब चीज़ लाइक, राइट। तो वाइटिश जो हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो है दैट इज एन केसियस नेक्रोसिस। तो चीज़ लाइक दिख रहा है आपको, वाइटिश वाइटिश, तो यही चीज़ है, वाइट येलो चीज़ी अपीयरेंस। तो ये चीज़ सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद तो derived from the febrile white appearance of the area of necrosis। तो necrotic area appears as a structural collection of fragmented or lysed cell। तो उसमें जो lysed cell दिखते हैं हमें। उसके बाद amorphous granular debris enclosed within the distinctive inflammatory majority तो motility borders this appearance of the characteristic foci of the inflammation that called granuloma। अभी ग्रैनुलोमा हम आगे जो इन्फ्लामेशन देखेंगे उसमें हम ग्रैनुलोमा और अच्छे से समझ में आएगा आपको, राइट। तो उसमें हम ग्रैनुलोमा हम देखेंगे आगे। तो याद रख लीजिएगा ये ग्रैनुलोमा की अगर माइक्रोस्कोपी के अंदर दिखते तो ग्रैनुलोमा की तरह दिखता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में ग्रैनुलोमा बनता है, राइट। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे और अच्छे से, तो ये याद रख लीजिएगा। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है कि दैट इन फोकल एरिया ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन। तो कोई भी एरिया में अगर फैट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है विच रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ द एक्टिवेटेड पैनक्रेटिक लाइपेज इनटू द पैनक्रियाज एंड पेरिटोनियल कैविटी। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि दैट इज दिस ऑकर इन द कैलामिटीज इन द एब्डोमिनल इमरजेंसी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में होता है। तो जिसकी वजह से फिर क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम लीक्स आउट ऑफ डैमेज एसिनर सेल विच लिक्विफाइज द membrane of the fat cells in the releasing the triglyceride esters and that splits by the pancreatic lipase। अब ये क्या होता है, फैटी एसिड आर जनरेटेड दैट कंबाइन विद द कैल्शियम टू प्रोड्यूस अ ग्रॉसी विजिबल चॉक वाइट एरियाज, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो फैट कैल्शियम के साथ मिलकर फैट जो है वो ग्लॉसी विजिबल चॉकी वाइट एरियाज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं फैट सपोनिफिकेशन, राइट। तो ये क्या करता है, विच अनेबल्स द सर्जन टू पैथोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन डिसऑर्डर। तो वो अगर पैनक्रियाटिक वगैरह डिसऑर्डर ये करना है तो उस तरीके से हम करते हैं। अगर ये इस तरीके से अगर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे से ये वाइट दिख रहा है, तो ये है हमारा, तो ये क्या है, दैट इज ये वाला जो हमने ग्रॉसी विजिबल चॉकी वाइट एरिया जो है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये वाला, तो ये जो सारे हैं तो ये यही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद द नेक्रोटिक एरियाज कंटेन शैडो आउटलाइंस ऑफ द नेक्रोटिक फैट सेल्स बेसोफिल कैल्शियम डिपॉजिट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ उसमें दिखाई देती है। उसके बाद फाइब्रोनोइड नेक्रोसिस। तो फाइब्रोनोइड नेक्रोसिस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ वेसिकुलर डैमेज सीन इन इम्यून रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्लड वेसल। तो इसमें जो होता है वो ब्लड वेसल्स है, ये तो ब्लड वेसल की ये है। इसमें क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं। कोई भी इन्फ्लामेटरी मतलब इम्यून रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके इम्यून में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, राइट। तो फाइब्रोनोइड नेक्रोसिस इन आर्टरी, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, वॉल ऑफ आर्टरी शोज द सर्कमफ्रेंट लार्ज पिंक एरिया ऑफ नेक्रोसिस। तो ये जो पिंक एरिया है वो नेक्रोसिस का है, तो विच इन्फ्लामेंट। तो ये चीज़ है। अब फाइब्रोनोइड स्पेशल फॉर्म ऑफ वास्कुलर डैमेज सीन इन इम्यून रिएक्शन usually in blood vessel occur when complex of antigen and antibody are deposited in the walls of arteries। तो उसी को फाइब्रोनोइड नेक्रोसिस कहते हैं। डिपॉजिट ऑफ दिस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस टुगेदर विद द प्लाज्मा प्रोटीन हैज लीक्ड आउट ऑफ द वेसल। अभी जो इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ और क्या होता है, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन एक और होता है जो कि लीक आउट करते हैं वेसल के साथ। दिस रिजल्ट इन द ब्राइट पिंक अमॉर्फस पैटर्न इन HN स्टेन्स दैट कॉल्ड एज फिब्रिनोइड और फिब्रिन लाइक पैथोजेनिसिटी। तो ये जो फिब्रिन लाइक इसको दिखता है, तो ये डायग्राम है। इसमें आपको ये नेक्रोसिस दिखाई दे रहा है, जिसमें कि इम्यून कॉम्प्लेक्स हो या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स को जो होता है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ होगी, राइट। तो अल्टीमेटली इन लिविंग पेशेंट द मोस्ट नेक्रोटिक सेल्स एंड देयर कंटेंट डिसअपियर ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन and the phagocyte of debris and by leukocyte. If necrotic cell and cellular debris are not promptly destroyed and reabsorbed, they provide a nidus to deposition of calcium salt or the mineral, thus become calcified and that dystrophic calcification। तो नॉर्मल अगर सेल क्लियर नहीं होती, नेक्रोटिक सेल अगर क्लियर नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, और कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से जिससे हम कहते हैं क्या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, वो हम आगे इसमें देखेंगे, राइट। तो ये है की कंसेप्ट। तो हमने ये जो सारी चीज़ें तो उसी को शॉर्ट में दिया हुआ है की कंसेप्ट में, राइट। तो इसी के साथ जो हमने नेक्रोसिस भी देख लिया है, राइट। तो अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको डाउट का सोल्यूशन आपको दे दूंगा, राइट। अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।